नमस्कार, जेजेन की खास प्रस्तुति खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कनक बिष्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कई जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कई मंत्रालय भी संभाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड नैनीताल के संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एलएलबी और फिर छात्र राजनीति और उसके बाद आरएसएस और फिर आज देश के संसद तक का सफ़र आपका कैसा रहा? एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, ये सब चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं जी। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं वकालत करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं राजनीति में आऊंगा। उससे पहले मैं स्वयं सेवक बनूंगा जी। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया है एक ऊपर वाले की, वो चलती रहती है। उसके आधार पर भारत की संसद में पहुंचूंगा जी। इससे ऊपर फिर कोई ऐसी बात नहीं होती है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। तो प्रभु की कृपा से वहाँ पर भी कई मामले उठाने का मौका मिला है। 5 या 6 बार तो बजट में भाग लेने का ही मौका मिल गया है। और उसके बाद जो विभागवार बजट होते हैं उसमें भी भाग लिया जी। 0 आवर्स से हों चाहे हमारे क्वेश्चन आवर्स से हों, सब चीज़ों में मैंने अच्छा भाग लिया है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जी। ये सब चलते रहे हैं। और 5 या 6 मैंने अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल डाले हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रण का बिल भी रखा है जी जी जी। इस तरह से धीरे धीरे करके जो संसद है उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखकर सुनकर ये भी मौका मिला है कि एक पत्रिका ने जो सर्वे किया है, लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ जो सांसद छांटे गए 25 पत्रिका द्वारा, तो मुझे पता भी नहीं होता था कैसे छांटते हैं जी, तो उसमें मेरा नाम भी सर्वश्रेष्ठ में आया जी। मैं इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को और जिन्होंने मुझे चुन के दिया है नैनीताल और उधम सिंह नगर की जनता को देता हूँ। सर, ताज़ा मामले की बात कर लेते हैं हम। बजट आया, टीएसआर का बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत अच्छा बजट दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी जो हम बोलते हैं, हर कोई भी कोना छूटा नहीं है। हर कोने को देखकर उन्होंने बजट दिया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे प्रदेश के जगह जगह रहने वाले लोगों को, बेरोजगारों के हित में है, माताओं बहनों के हित में है और कृषि के हित में है। कहीं भी देख लीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के हित में है, शिक्षा के हित में है। हर विषय, जितने विभाग हैं उन विभागों में बहुत ही बढ़ चढ़ के बहुत अच्छा बजट हमारी सरकार ने दिया है। सर, सरकार तो टीएसआर सरकार तो कह रही है बजट बहुत बेहतर है और हर तरह से प्रबंधन बेहतर है, लेकिन जो नई एक बात आई है, गैरसैंण को जो कमिश्नरी की सौगात दी गई है उससे काफ़ी लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं सर। जैसे कि अल्मोड़ा की जनता काफ़ी नाराज़ है कि आपकी सरकार ने उनसे राय ली, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, अब सरकार ने कुछ अच्छा हो रहा है करके ही सोचा होगा जी। अभी कुछ कहना जल्दी है क्योंकि किस तरह का शासनादेश आता है अभी तो घोषणा ही हुई है जी। किस तरह का शासनादेश आता है, क्या क्या उसमें होता है, कहाँ कमिश्नर बैठेंगे, कहाँ डीआईजी बैठेंगे, कहाँ आपके रेंज यानी कि डिवीज़न स्तर के अधिकारी बैठेंगे, जिलाधिकारी उसके इर्द गिर्द कहाँ बैठेंगे, ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे आती हैं। अभी कुछ कहना जल्दी होगी। अभी सरकार ने कल शाम ही इसको डिक्लेयर किया है, तो आज अभी जब नीचे आ जाएगा ठीक तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी वार्ता नहीं हो पाई है क्योंकि वो भी सदन के अंदर हैं, तो जब धीरे धीरे बात आएगी तो फिर उसके बाद कहेंगे। सरकार की मंशा गलत नहीं हो सकती है जी। घोषणा की बात आपने की कि अभी सिर्फ घोषणा ही हुई है, लेकिन सर जनता भी कहीं ना कहीं ये कहती है, हमने जनता से बात की है, विपक्ष तो कहती ही है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं ये कहती है कि घोषणाएं खोखली हैं आपकी सरकार की और लोग अभी भी महंगाई को लेकर, कई मुद्दों को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, विपक्ष को कुछ कहना ही है जी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं देश में जी। उन्हीं के पगचिन्हों पर हमारी सरकार भी चल रही है कि विपक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। उनको अंदाज नहीं आ रहे हैं कि क्या करें। किंग कर्तव्यम विमूढ़, हिट एंड रन, मारो और भागो, ये पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई हुई है, विपक्ष के लोगों ने। मैं तो सदन में सुनता हूँ, एक भी तथ्यात्मक बातें नहीं हैं, कहीं से कहीं तक गंभीर
और समझदार विपक्ष नहीं है। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान की भाषा शैली में हमारे देश के बड़े नेताओं की बात आ गई विपक्ष के। एयर स्ट्राइक हुआ, जो भाषा शैली पाकिस्तान बोल रहा था वही भाषा शैली, और तो और ट्वीट तक शब्दों का हेर फेर था, एक ही अर्थ के ट्वीट तक कांग्रेस के नेताओं ने और अन्य लोगों ने कर दिए। बस मोदी जी के पीछे हाथ धोके पड़े हैं। अब नारे क्या होते हैं, हाय हाय मोदी मर जा मोदी। भाई ये कौन सी बात है? और आप कहाँ खड़े होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस टाइप के जो आपकी बातें होती हैं। आखिर भारत के टुकड़े क्यों होंगे? भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, यानी कि आप भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। उनके साथ हमारे कांग्रेस के नेता खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का जो आज दृश्य दिखा है, ये बहुत ही विभत्स दृश्य है। सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो था एक पहलू जो आपने बताया, एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो आम जनता है, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, तो आपके तब के कार्यकाल से और अब तक के कार्यकाल में आपने क्या बदलाव देखे हैं? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं? क्योंकि जनता तो अभी भी परेशान है सर, वो नीचे आ रही है। जिस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था उस समय स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी जी। बहुत क्रांतिकारी कदम हमने लिए। मैंने तो ब्लैक बोर्ड लगा दिए थे, यानी कि सूचना पट, सुबह सुबह उस पर दर्ज हो जाता था कि आज आपके स्टॉक में कितनी दवाइयाँ हैं जी। अगर माना कि स्टॉक में आज 1000 गोली या कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन की हैं, तो अगर आज 2500 दिन भर में हमने दे दी तो कल सुबह सुबह लिख के आ जाएगा स्टोर में 7500 हैं। इसी तरह ग्लूकोज की बोतल्स हैं या अन्य दवाइयां हैं, लाइफ सेविंग दवाइयां उसी समय हमने लागू करी। अच्छी जो कंपनियां हैं हमारी, वो कंपनियों को हमने उस समय अवसर दिया। आगे के लिए क्या तैयारियां हैं सर स्वास्थ्य सुविधाओं नहीं, अभी हमारी सरकार, क्या ड्राफ्ट तैयार किया है सरकार? हमारी सरकार जब से आई है, देखिए आज डॉक्टर्स लगभग पूरे हो गए हैं जी। और आप कहीं भी चले जाइए वेंटिलेटर लग चुके हैं, पीपीई किट हमारे पास हो गए हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हमको मिल रही है। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज है एक यहाँ पर सुशीला तिवारी यहाँ पर, और एक मेडिकल कॉलेज हमारा हम केंद्र ने हमको दिया है 352 करोड़ रुपए अभी हम लाए हैं, वो है हमारा रुद्रपुर में, कुमाऊं क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। थोड़ी परेशानी है मेडिकल कॉलेज में, अभी कैथ लैब नहीं होने से हमारे हार्ट की सर्जरी नहीं हो पाती है अभी जी। उसके लिए मैं लगा हूँ, प्रयासरत हूँ कि एक आदर्श मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको डेवलप करें, क्योंकि ये 6 जिलों का है, इसमें उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर लोग बाग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो सने सने हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास नर्सेज काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, एएनएम्स काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, यद्यपि अभी कमी है, हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट है, लेकिन हमने उसकी पूर्ति करी है। स्पेशलिस्ट हमारे पास काफ़ी इस समय आने लग गए हैं, तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी अच्छे इस समय प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी किसी चीज़ की इस समय कमी प्रतीत नहीं होती है जी। तो चलिए उम्मीद कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में अभी और बेहतर विकास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सर, बात करते हैं अपने क्षेत्र की, हल्द्वानी की, नैनीताल की। भीमताल इंडस्ट्रियल एरिया जो है सर, वो अभी गुमनामी के अंधेरे में है, और जो भीमताल लेक है उसकी 100 से 150 वर्ष तक का जीवन काल बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा है जो आपकी सरकार द्वारा किया जाए हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धीरे धीरे सरकार कर रही है सब कुछ। जितने भी हमारे पेयजल के स्पॉट्स हैं या ताल है, बड़े ताल, उनकी ओर सरकार का ध्यान है, उनका सौंदर्यीकरण है, उन पर नए नए प्रयोग करना है, किस तरह से वो चिरस्थायी बन सकती हैं, उनकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें किस तरह से हम अपने नौकायन समेत अन्य वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये सब सरकार उसमें कर रही है, धीरे धीरे हो रहा है। अब हमारे नैनीताल में, एक नैनीताल के अलावा ज़िले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ताल हैं, बहुत सारे ताल हैं, तो इस वजह से पर्यटन को भी गति मिल रही है, लोगों के लिए एक कौतूहल की चीज़ भी है, और कई सारे लोगों ने, चाहे भीमताल हो, नैनीताल हो, आप कहीं भी देख लीजिए, और तो और आप देखिए रामगढ़ हो हमारा नैनीताल का इलाका, तो यहाँ पर बाहर के, हमारे देश के अन्य प्रदेशों के लोगों ने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना ली हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भीमताल के लिए या पर्टिकुलर एक ताल के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सब तालों का ध्यान सरकार को है। उसकी एक बॉडी बनी हुई है, वो पर्यटन की बॉडी अलग देखती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अलग देखते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सिंचाई विभाग
अलग देखता है। तो हर विभाग अलग अलग तरीके से तालों को बचाने के लिए, लाइफ देने के लिए प्रयत्नरत हैं। हल्द्वानी में रिंग रोड का मसला क्यों दबा हुआ है सर? नहीं, अभी कोई दबा नहीं है, वो चालू हो रहा है। आज मैंने यहाँ पर दिशा की बैठक ली थी, उसमें भी बात आई है। हम उसको रुद्रपुर से लेकर हल्द्वानी तक उसको पूरा लेने की उसमें हैं, तो वो दबा नहीं है, विलम्ब जरा हो रहा है। जी। तो हल्द्वानी में ये भी नहीं दबा है। अभी हमारा यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी बनना है, वो भी ISBT पर भी आने वाली थी। हाँ, उस पर भी हम प्रयत्नरत हैं। थोड़ी देरी हो गई है, वो बात ठीक है, विलम्ब हो रहा है। जमीन लेने के बावजूद, प्रस्तावना दी जाने के बावजूद भी कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है ISBT? क्योंकि लोग उस ISBT ना बनने की वजह से ट्रैफिक से भी जूझ रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन सरकार उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग जाता है, कहीं वन भूमि का मसला है, कहीं अन्य मसले होते हैं। सरकार में फाइलें जब जाती हैं तो उनका एक तरीका होता है जाने का, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो तो होके रहेगा और बहुत तेजी से काम हो रहा है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपदा प्रबंधन मंत्री भी रह चुके हैं आप, तो अभी हाल ही की बात कर लें, कुछ दिनों पहले रैणी चमोली में जो त्रासदी हुई थी, उसमें सरकार का तो कहना यह है कि बेहतर प्रबंधन किया गया है, लेकिन जनता अभी भी बहुत परेशान है। तो सर आपके समय में और अभी क्या व्यवस्थाएं बदली हैं, क्या सुधार आया है, और सुधार आया है तो वो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तो कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आपदा आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ पहुँच गए जी। हमको पता लगा तो हमने अपने जिस तरह से हम लोग बात कर सकते थे सब लोगों से बातचीत की। मैं थोड़ा अस्वस्थ था, पहली बार मैं जा नहीं पाया वहाँ, लेकिन लगातार संपर्क में था मैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पश्चिम बंगाल की सभा से उत्तराखंड की आपदा के बारे में अपनी संवेदनाएं भेजी और कहा हर हालत में हम उत्तराखंड के साथ में हैं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से जब वो दिल्ली आ गए थे दूसरे दिन भेंट करी, जिसमें 5 सांसद हम लोग थे और साथ में माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे। एक एक बात की पूछताछ हुई और जो चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, साधन चाहिए, ये कहा कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और 4 तो हेलीकॉप्टर ही भेज दिए थे उसी समय, NDRF भेज दी थी गृह मंत्री जी ने। इसलिए हम तो प्रधानमंत्री जी के बहुत ऋणी हैं, गृह मंत्री जी के ऋणी हैं, जो उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं लगाई सुनते ही। मैं नेता प्रतिपक्ष रहा इस प्रदेश का। 2013 में जब केदारनाथ का जल प्रलय आया था बहुत बड़ा, 4 दिन तक तो केंद्र की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। हम चिल्लाते रह गए लेकिन देखा नहीं, लोग मर गए त्राही क्या, बिल्कुल बुरी तरह से कत्लेआम जिसे कहते हैं, इस तरह से हो गया। जल प्रलय में सब लोग बह गए, मर गए, किसी की पत्नी खत्म हुई तो पति बचे, किसी के माँ बाप गए तो छोटे बच्चे बचे, तो बड़ा कारुणिक दृश्य था। आज तो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। NTPC की एक टनल से हमने 16 लोग बचा लिए, लेकिन दूसरी टनल में आज भी इस समय भी काम चल रहा है। इतना टफ है काम करना, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ अपने जवानों को। लगातार वहाँ पर एयरफोर्स लगी हुई है, NDRF लगी हुई है, हमारी पुलिस लगी हुई है और वहाँ पर ITBP लगी हुई है, सारे लगे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। ऐसे में भी अगर विपक्ष कहता कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका काम तो कहने का ही है। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन जनता को क्या जवाब देंगे सर? तुलनात्मक तौर पर तो जो त्रासदी पहले 2011 में आई थी उसके मुकाबले तो ये एक छोटी त्रासदी मानी जाएगी। एक नहीं, वैसे तो इसमें सब ठीक हो गया है, बस लेकिन जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं दे रहे हैं, जनता बहुत समझदार है। एक टनल में जवान नहीं घुस पा रहे, काट रहे हैं धीरे धीरे, आगे पीछे कितने कैमरे लगा दिए उन्होंने। आखिर वो इतने दिनों से वहाँ हैं, कोई उद्देश्य को लेकर हैं, वो चाहते हैं कि अंदर जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालें, जिस हालत में भी हैं, तो उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो उन लोगों को हमको सैल्यूट करना चाहिए, उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार में स्वयं तो कोई व्यक्ति जाता नहीं है। जी बिल्कुल। तो जो एजेंसी होती है वही काम करती हैं। तो जो एजेंसी काम कर रही हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा, क्योंकि पानी आ जा रहा है, जवानों को अपने को भी सेफ रखना है और मशीनें भी उतना काम नहीं कर रही है। धीरे 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 काफ़ी आगे तक बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इससे ये लगता है कि इसके सुखद परिणाम आएंगे। जी सर, बात करते हैं बेरोजगारी की। आज से नहीं, काफ़ी सालों से, जब से स्थापना हुई है राज्य की, तब से ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। तो
बात करते हैं ताज़ा मामले की। जो उपनल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कत दोनों तरफ से है सर। संविदा कर्मचारी जो है वो अभी तक है, ठीक है, तो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी रखे गए हैं कर्मचारी, तो जो कंपटीशन करने वाले युवा हैं उनको कैसे मौका मिलेगा सर? और अगर आप वैकेंसी निकालते भी हैं, संविदा पर जी एक विशेष तरह के लोग ही अभी फिलहाल रखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इमीडिएट रेमेडी क्या होगी, बाद में तो निकलेगा। संविदा पर भी कंपटीशन भी होंगे, आयोग में भी जाएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्विक रेमेडी क्या है? अभी आपको लगा कि यहाँ टीचर की आवश्यकता है, अब आयोग में जाएंगे तो 1.5 साल 2 साल में आएगा जी। अगर वहाँ से आपकी डिमांड्स निकलती हैं तो देर लगती है। तो तब तक के लिए जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर वो उस नॉर्म्स को पूरा करते हैं जी, जो शर्तें हैं पूरा करते हैं, तो उनमें से छांट के एक को आगे कर दिया जाता है जी। एकदम से हो जाता है। तो इसी तरह से 4th क्लास है, क्लास 3 है, कुछ जगहों पर टीचर्स से है, ये रखे जाते हैं, बाद में वो आयोग में जाते हैं। तो युवा चाहते हैं सरकार बीच का समाधान निकाले, जिससे कि कंपटीशन करने वाले युवा को भी मौका मिले, साथ ही जहाँ से संविदा कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं उनका भी जीवन यापन होता रहे। प्रतियोगात्मक परीक्षाएं जो हैं उनको कहीं रोका नहीं गया है, बैन नहीं किया गया है, वो तो चल ही रही हैं जी। लेकिन जो एकदम से हमको देना है, जैसे आग लग जाए कहीं, तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड नहीं आने तक पानी की बाल्टियां उड़ेलते हैं हम, जब आएगी तब आएगी, फोन करने तक। तो तत्काल ये है कि जैसे कहीं टीचर्स नहीं हैं, कोई गिर गया, किसी की डेथ हो गई, पोस्ट खाली हो गई, कोई रिटायर हो गया, तो आज खाली हुई तो 15-20 दिन में या 1 महीने में कैसे भरी जाएगी, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको लॉस ना हो जी। उसके पीछे ये एक विचार है जी। इसलिए थोड़ा सा विलंब सा लगता है, लेकिन वो पोस्ट इसी तरह चलेगी ऐसा नहीं है। उसका बाकायदा एडवर्टीजमेंट होता है, आयोग फेस करना पड़ता है, वहाँ से निकल कर उस पर होल टाइमर जो पूरा रह पाएंगे वो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। सर, आंकड़ों की बात करती है आपकी सरकार, तो अभी तक क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय क्षेत्र में अभी बेरोजगारी के कितने युवा बेरोजगार हैं, उनके आंकड़े निकाले जाएं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं जी, उन पर बेरोजगार कितने हैं वो दर्ज है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि बेरोजगार एक तो एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में आते हैं जी, जो एक्सचेंज है वहाँ पर आते हैं, दर्ज कराते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो कभी दर्ज ही नहीं कराते हैं जी, उनका भी आंकड़ा कम नहीं है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सरकारी नौकरियां तो आज है नहीं, और सरकारी नौकरियां देंगे भी कब तक? आप मुझे बताइए कि इस हॉस्पिटल में 50 पोस्ट हैं, आज हमने 50 पोस्ट भर दी, तो वो तो अब 60 साल तक रहने वाली है। ऐसे ही विद्यालय में पूरी हो गई, वो भी एक स्टेज तक रहने वाले हैं, और जनरेशन लगातार बढ़ते जा रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं उसको, बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके लिए हमको जो स्वरोजगार चलाया है, प्रधानमंत्री रोजगार है, मुख्यमंत्री रोजगार हैं, आप देखिए इतने बिजनेस में उतर रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, कि नौकरियां नहीं आ रही, रोजगार नहीं हो रहा, भर्ती नहीं हो रही, ये कह के हम लोग नहीं चल सकते। स्वरोजगार की बात करी सर आपने, उस पर मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ सर। वाइट कॉलर जॉब की हसरतों को लेकर आज जनता, उत्तराखंड की जनता जो है वो पहाड़ों से नीचे आ रही है, गाँव छोड़कर आ रही है। स्वरोजगार की बातें तो होती हैं सर, लेकिन स्वरोजगार को अपनाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या कर रही है सरकार अभिभावकों को समझाने के लिए? देखिए, अभी हमने होम स्टे बनाए हैं जी, रिवर्स पलायन अब होने लग गया है, लोग विदेशों से घर को आए हैं जी, विदेशों से भी आए हैं और यहाँ हमारे देश में से भी आए हैं। इस समय हमारे गांव आबाद होने लगे हैं जी। ये कोरोना काल में, जहाँ पर घास जम गई थी मकानों के ऊपर, सांप, बिच्छू, बिल्ली, बंदर, लंगूर इस तरह से आंगन में खेल रहे थे, उनकी किलकारियां पड़ती थी जी। और पहले वहां पर बच्चों की किलकारियां होती थी, हरा भरा घर होता था, फुलवारी होती थी, तो उसकी ओर लोगों ने इस समय जब बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रकोप हुआ तो घरों में आके पुरानी स्टेज पर आ रहे हैं। ये खुशी की बात है। यहीं से रोजगार प्रारंभ होगा। कोई डेयरी खोल रहा है, कोई सब्जी का रोजगार करने लग गया है फिर से। हमारे वहाँ जो मडुआ है वो उसको तो जापान और कहाँ कहाँ जा रहा है, उसके प्रोटीन को लोग आज समझने लगे हैं, मिल नहीं रहा है। झिंगोरा है और अन्य किस्म के जितने भी गहात हैं, ये भट्ट है, यहाँ की दालें बाहर को जा रही, जिनकी कीमत आज बहुत ऊंची कीमत मिल रही है। इसलिए इसी तरह से हम लोग एक दिन खड़े हो जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो एक जो हमारी माताओं बहनों के घर के सोहर वगैरह
वहाँ केदारनाथ में उस समय अपनी जान गंवा चुके थे, उनके लिए नोएडा में एक दुकान खोली है। वहाँ बाकायदा वो लोग जाते हैं, एक से एक पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी उपज है उसको वहाँ ले जा रहे हैं। मांस वहाँ मिलेगा, उड़द यानी भट्ट वहाँ मिलेगा, गहत वहाँ मिलेगा, खीरा वहाँ मिलेगा। खीरे का जो बनाया हुआ रायता जिसे कहते हैं, वो धूसा होता है उसका, कोर के सुखा देते हैं, वो वहाँ मिलेगा। मडवे का आटा वहाँ मिलेगा और हमारे यहाँ के मक्के वहाँ पर मिलेंगे। हर चीज़ को वहाँ ले जाते हैं, जिसमें लाइन लगा के वहाँ पर भीड़ रहती है और लोग ले जाते हैं। उनका जीवन यापन हो रहा है और लोगों का अपनी भूमि से, अपनी चीज़ों से जुड़ाव हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों की पहचान हो रही है और लोग इसी पहचान के बदौलत पैरों पर भी खड़े हो रहे हैं। तो सर इतना पलायन क्यों हो रहा है आज की डेट में? इतना शिक्षा को लेकर तो है ही, स्वास्थ्य को लेकर भी है ही और रोजगार को लेकर भी है। आपके नज़र में पलायन के क्या बड़े कारण हैं? और 2 कारण हैं जी। एक तो पलायन, हम रोजगार के लिए जबरदस्ती भागते हैं। हम यहाँ कुछ भी काम न करें, मैं वहाँ दिल्ली, कलकत्ता कई जगह में गया, मैं कह रही हूँ ना, व्हाइट कॉलर जॉब की हसरत। कई लड़के, व्हाइट कॉलर तो कई लोगों को नहीं मिलता है, कई लोग वहाँ खाना बनाते हैं, घरों में, होटलों में काम करते हैं। मैं शक्ल से पहचानता हूँ। मैंने कई जगह, अशोका होटल में मैंने एक आध बार हमारी मीटिंग थी, मैं गया, मैंने शक्ल से पहचान लिया कई लोगों को। तो ऐसे ही मैंने अन्य जगहों पर मैं गया हूँ, मैंने शक्ल से पहचान लिया। मैं चेन्नई में गया था जहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, मैंने कुमाऊनी भाषा में कहा, यहाँ तो कोई छूलन है, इस तरह से बोला। तो एक आदमी ने मुझे घूरा, कहा आप कहाँ के हैं? मैंने कहा अल्मोड़े का। तो उसने कहा मैं भी वहीं का हूँ। फिर तो वो हमारे पीछे लग गया, कुमाऊनी भाषा में बात करने लग गया। तो जहाँ जाओ वहाँ मैंने अपने गढ़वाल के और कुमाऊं के लड़के, लातूर में हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे और मैं स्वयं था, हमारे जो आज शिक्षा मंत्री हैं वो थे, मेरे साथ जो सांसद हैं तीरथ जी, हम 4 लोगों की ड्यूटी लगी थी वहाँ के चुनाव में। तो वहाँ भी हमारे लोग थे, जो कुक थे वो उत्तराखंड के थे, टिहरी के, पौड़ी के, अल्मोड़े के, बागेश्वर के। तो उन्होंने जाते समय जब हम चुनावी उसको करके आ रहे थे, पूरा चुनाव निपटा के लौट रहे थे, हमको एक बाकायदा एक होटल में पार्टी दी अपने वहाँ, सब लोग इकट्ठा हुए लातूर में जगह जगह से आके जी। तो ये आप देखिए ना किस तरह से लोग अपनत्व तो हमारे वहाँ पर है और किस तरह से आगे को बढ़ रहे हैं। तो हैं जगह जगह हमारे लोग फैले हैं इस समय। तो वो लोग बाहर जाके बर्तन मलना या कुक बनना उनको पसंद है जनता को। सर उत्तराखंड देखिए, अब ये साइकोलॉजी को हम रोक नहीं सकते हैं एकदम से। अगर यही उनसे कहेंगे यहाँ करो तो थोड़ा सा उनको हिच होती है। अगर हम घरों में किसी के अपने घरों में काम करो कहेंगे, थोड़ा हिच हो जाती है, इसे हमको हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम उनसे आग्रह करते हैं अपने घर लौटो, चाहे आप चाय बनाओ घर में जी, या सब्जियां अपने खेतों में पैदा करके बेचो। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट अगर इधर को आएगा तो लोग बाहर जाना छोड़ देंगे फिर। जिस तरह से आपको सर जनता पर भरोसा है कि वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, उसी तरह से जनता को भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं और कुछ उन्हीं की ओर से मैं सवाल लेके आई हूँ। सर पहली अंतरिम सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अभी ताज़ा मामले की बात करें तो गैरसैंण को कमिश्नरी की सौगात दी गई है, लेकिन 20 सालों में अभी तक कोई स्थायी राजधानी क्यों नहीं बन पाई है? ये सवाल तब भी था सर और आज भी है। देखिए, हमने तो अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा कि जब भी हम आएंगे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे जी। मैं स्वयं अध्यक्ष था प्रदेश का, मैंने घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए जी, हमने स्वयं लिखे जी। तो हमने एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा। हम लोग रिकॉर्ड में लाए, हमने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयास शब्द लिखा था। हमने प्रयास ही नहीं किया है, हमने उसके लिए काम प्रारंभ कर दिया है। पेयजल की व्यवस्था कर दी, कई हजार करोड़ रुपए दे दिया है वहाँ। आज बिल्डिंग बनने लग गई, भवन बनने लग गए हैं, वहाँ पर हमारे कर्मचारियों के, अधिकारियों की बिल्डिंग बनने लग गई है, तैयारी हो रही है। एकदम से वहाँ खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी थी और कुछ लोग विधायकों के रेजिडेंस बने थे, बाकी लोगों के लिए नहीं है वहाँ कुछ अभी। तो उसको तेजी से काम आजकल चल रहा है। हम अपने वचन के पक्के हैं, जो हमने जो कहा वो किया है। पक्की राजधानी के लिए अभी समय नहीं आया, खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। मैं साफ बोलता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, पहले 3 महीने 4 महीने चला के तो देखो, पहले बना के तो देखें ग्रीष्मकालीन के लायक। फिर अगर वो चल पड़ेगा तो फिर सब लोगों से पूछेंगे, फिर से विधानसभा में उसमें प्रपोजल आएगा, क्योंकि कुछ लोग विरोध में थे उस समय। हमारा तो उन्होंने विधानसभा में 31 कांग्रेस के थे, 30 हमारे सदस्य थे। मैं स्वयं उस समय अंदर था जब हमने ये रखा, अंदर प्रपोजल रखा
जी। तो उस प्रपोजल के अंदर वोटिंग जब हुई तो कांग्रेस ने हमारी मांग को गिरा दिया जी। हमने कहा था कि हम राजधानी बनाएंगे गैरसैंण में, तो कांग्रेस ने हमको, हमारे जो विधायक हैं हरिद्वार के, उन्होंने रखा था हम इसको राजधानी बनाएंगे। वोटिंग में हमको गिरा दिया। अगर वोटिंग में सपोर्ट कर देते तो उसी दिन यस और नो हो जाता। तो इसलिए कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं सरकार है। जन भावनाएं भी ये चाहती थी कि गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया जाए, आंदोलनकारी भी यही चाहते थे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए तेलंगाना का, हैदराबाद उसकी राजधानी, अमरावती पूरी डेवलप हो चुकी है और तब तक हैदराबाद से वहाँ विधानसभा चल रही थी। तो ऐसा उत्तराखंड राज्य में आपकी सरकार ने क्यों नहीं की ऐसी पहल? नहीं, हमारी सरकार ने पहल तो करी, इसीलिए तो ग्रीष्मकालीन की अभी तैयारी हो रही, खाका तैयार हो रहा है। क्या पता भविष्य में क्या होता है, खाका बनाते बनाते वो बन गया तो तब वो भी यहाँ की राय लेके लोगों की कर देंगे। मैं तो हर एक से कहता हूँ, कारगिल की सीमा पर जागते रहो करके तिरंगा झंडा लेके, इस समय भी जवान चल रहा है इतनी ठंड में, बर्फ में, लेकिन वो अपनी जाति, अपने धर्म, अपने गांव, अपनी बिरादरी, इसके लिए नहीं आ रहा है, अपने क्षेत्र के लिए नहीं आ रहा है, वो भारत माता के लिए है। जी बिल्कुल। इसलिए ये भावना हमको लानी पड़ेगी, सब मेरा है, सारी भूमि मेरी है, भारत देश मेरा है, उत्तराखंड का टुकड़ा टुकड़ा कहीं पर चप्पा चप्पा मेरा है, ये भावना लानी पड़ेगी। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे विचार लाते हैं राजनीतिक, जो कुछ लोग ऊपर जाते हैं और तो और जातियों पर भी बात लाते हैं कि कौन सी बात है भाई। अगर किसी ने ये सब चीज़ों को धता बता दिया, इससे ऊपर उठे हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। न क्षेत्रवाद, न जातिवाद, न वर्गवाद, न धर्मवाद, कोई वाद ही नहीं, कोई वाद नहीं जी। और सब लोगों को बराबर समानता पर ले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जब मेरे देश की 130 करोड़ जनता ऊपर उठेगी तब मैं मानूंगा विकास हो रहा है। 130 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सारे लोग हैं, भील कराल जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना, रामायण में जैसे लिखा हुआ है, इस तरह से वो जातियां भी जो जंगलों में रहती हैं उनको भी माना है, उनको भी आगे लाने का प्रोसेस चल रहा है। तो सर हम ये माने कि सरकार पहल करेगी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को? नहीं, सब पहल हमारी सरकार करेगी, वक्त आने पर करेगी, सारी चीजें करेगी, विश्वास में लेके करेगी। और हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि जब कभी हम बिल लाएं तो उसमें हमारे विपक्षी साथ दें। हमको तो एक बार गिरा रखा है सदन के अंदर, इसलिए दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए हमको कांग्रेस का यकीन नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ कहती है, जब रिकॉर्ड में काम करने की बात आती है तो वहां से हट जाती है। अब किसान बिल पर देखिए, आज सारा बिल इनके जमाने का, रिकॉर्ड में सब कुछ लिखा है, संसद की कार्रवाई में है, उनके वीडियो मिल गए हैं, शरद पवार जी का पत्र मिल गया है, चौधरी चरण सिंह जी जो पूज्य हमारे सबके हैं किसान नेता हैं, उन्होंने कहा था ऐसा करना पड़ेगा जो आज मोदी जी ने कहा छोटे किसान को आगे लाने के लिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जमीन खिसक गई तो मोदी जी को बदनाम करने लगे। तो बताइए, तो ऐसे कैसे चलेगा देश? कुछ मुद्दों पर तो विपक्ष को भी एक होना पड़ता है ना। जी। सड़कों पर सर, सड़कों पर एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगी कि सड़कों की बात होती है जहाँ पर, वहाँ पर एक कुमाऊँ का अगर कोई व्यक्ति है, उसको गढ़वाल जाना हो तो हमें यूपी से होकर गुजर के जाना पड़ता है। अभी तक प्रस्तावना तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई मार्ग, कोई हाईवे ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है? देखिए, मैं हाईवे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रामपुर से गर्म पानी तक, नहीं सॉरी, यहाँ रानी बाग तक 4 लेन की हमारी सड़क आ रही है, टोल रोड जी। और दिल्ली हम बहुत आसानी से पहुंचेंगे, बहुत कम समय है, 1-2 महीने में हो जाएगी, काम तेजी से चल रहा है। और इसी तरह से ऑल वेदर की तर्ज पर मैंने मांग की थी, यहाँ से ऑल वेदर रोड 4 धाम को जानी चाहिए, कर्णप्रयाग तक ऑल वेदर की तर्ज पर यही NH को बनाया जा रहा है। ये मेरे पास पत्र आ गया है। और काशीपुर से धामपुर के लिए सीधे जब जुड़ जाएगी तो ट्रेन लाइन, तो हम बहुत जल्दी मुरादाबाद वगैरह नहीं जाएंगे, एकदम से हरिद्वार में एंट्री कर जाएंगे जी। तो ये भी हमारा काम चल रहा है। बाकी जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर से हमारी एक सड़क जानी है, स्वीकृत होने के बाद वो फिर खारिज हो जा रही है, फिर रोक लग जा रही है, क्योंकि वन भूमि के नियम इतने कठोर हैं कि वो जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर से जाने में एक बार स्वीकृति मिली, फिर उसमें ऑब्जेक्शन आ गया, फिर स्वीकृति मिली है, फिर ऑब्जेक्शन आ जा रहा है। इसलिए उसको हम देख रहे हैं। इसके पीछे हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है कि किस तरह से हम दोनों रीजन्स को जोड़ने के लिए काम करेंगे, दोनों कमिश्नरियां जुड़ जाएं। अब तो 3 कमिश्नरियां हो गई, इनको कैसे जोड़ दिया जाए, ये काम हमारा चल रहा है, तेजी से चल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की
क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और वो दिल्ली मॉडल की दुहाई भी देती है सर। तो और दिल्ली नगर निगम में अभी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई, तो क्या संकेत समझेंगे आप इसे बीजेपी के लिए, और क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, पूरी उम्मीद है। बीजेपी तो एक प्रवाह है, जन आंदोलन है, और हम लोग जीरो से खड़े हुए हैं। कांग्रेस की तूती बोलती थी, कहते थे कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं है। आज उनकी हालत यह है कि वो अपना लीडर अपोजिशन संसद में नहीं बना पाए हैं। बाय डिफॉल्ट 2-3 जगहों पर वो आ गए देश में अभी हाल में, और वहाँ संसदीय चुनाव जब हुआ तो 100% रिजल्ट हमारा आया, सबके सब सांसद हमारे यहाँ जीत के आए हैं जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज भी विकल्प नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध मन से काम करते हैं जी। और बाकी जो और पार्टियां आ रही हैं, प्रजातंत्र में किसी को हम रोक नहीं सकते हैं कि इसमें कितना दम है, वो चुनाव बता देगा। जी जी जी। सर, एक अफवाह फैल रही है छोटी सी कि इंदिरा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे को कोई सूचना नहीं है, न हमसे कभी बात हुई है। इंदिरा जी पक्ष विपक्ष सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी था आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अगर वो ऐसा कोई बात चल रही होती तो मुझसे एकदम से कह देती अब मैं आपकी पार्टी में आ रही हूँ, लेकिन मुझे कभी बात भी नहीं हुई, न मेरे संगठन के लोगों से बात हुई है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इंदिरा जी कभी हमारी पार्टी में आएंगी। और अगर कभी उनको ही कोई प्रेरणा हो जाए कि अब मैं कांग्रेस से बहुत ऊब चुकी हूँ, मुझे सही जगह जाना चाहिए, आ जाए, तो हम लोग मना भी नहीं करते हैं अच्छे लोगों के आने पर। लेकिन ऐसी अफवाह ही है ये, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। मतलब उनका स्वागत करेंगे दिल खोलकर? नहीं, कोई भी आता है हम तो हर एक का स्वागत करते हैं, जो आता है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छे लोग होने चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना कीमती वक्त जेजेएन न्यूज़ को देने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड नैनीताल के संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट जी, जिन्हें जनता ने कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं। अब देखना यह है कि इनकी सरकार इन जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी निभाती है। हमारी अगली कड़ी में मिलेंगे, आपको रूबरू कराएंगे एक और ख़ास शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।